नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज ये वीडियो हमारे लिए नीट बॉटनी, यस विल गोइंग टू टारगेट द नीट बॉटनी। मुझे पूरी उम्मीद है आपके ऊपर बॉटनी का आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, लेकिन आज हमारे लिए ये वीडियो का जो सब्जेक्ट है द टारगेट नीट बॉटनी थ्रू इट्स सिलेबस। तो इसका मतलब ये होता है कि बॉटनी को समझने के लिए फर्स्ट हमें यहाँ कोई बॉटनी डॉक्टरेट नहीं बनना। यस, हमें डॉक्टरेट बनना है, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है, लेकिन अगर इस बॉटनी 11th और 12th एनसीईआरटी में किस रूप पे आती है या कौन से यूनिट और यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंस होते हैं, अगर वो मुझे समझ में आता है ना, तो मुझे बॉटनी को टारगेट करने, उसको क्रैक करने, उसमें अच्छे गुण लाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। डेफिनेटली we're going to target the NEET botany with Professor B's positive way in very simplest and the lucid way. ये वीडियो शुरू करने के पहले ये सभी लोग आप तो इस चार्ट के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ हो सकता है। ये चार्ट ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस हमारे बायो के लिए है और बायो में हाफ सिलेबस बॉटनी के लिए है। बॉटनी होती है तो 45 क्वेश्चंस होते हैं। 45 क्वेश्चंस होते हैं तो लगभग मेरे लिए जो मार्क्स होते हैं आप देखते हैं तो 180 मार्क्स विल गोइंग टू कैरी फॉर द बॉटनी या सब सब्जेक्ट के लिए। नेक्स्ट बॉटनी डिवीजन जो आता है 11th क्लास वो हमारे लिए आता है 12th क्लास में। तो ये जो 45 क्वेश्चंस है हमें ये भी देखना है कि 11th क्लास की बॉटनी को ज्यादा वेटेज है या 12th क्लास की बॉटनी को ज्यादा वेटेज है। ये चीज हमें तभी समझ में आएगी जब हम उसका एनालिसिस करेंगे। कुछ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्लास 11 की बॉटनी में कितने मार्क्स आए थे या कितने क्वेश्चंस आए थे, क्लास 12 के बॉटनी से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो ये सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका हो सकता है। चलो हमारे पास ये तो एनालिसिस है। तो यहाँ पे हम 11th की बॉटनी देख रहे हैं। ऑलमोस्ट कितने यूनिट है आप देख रहे हैं। यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है और यूनिट 4 है, लेकिन जो लास्ट यूनिट है वो लास्ट यूनिट नहीं है। एक बार आप अपना एनसीईआरटी का बुक ले लो, लास्ट में कौन सा है वो फाइंड कर लो। तो यहाँ मैं अच्छी तरह से मैं देख लेता हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद के साथ 101% मैं कह सकता हूँ कि सर बॉटनी में हमें सबसे ज्यादा प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। अगर मैं हम 11th स्टैंडर्ड की अगर बात करते हो तो यस और नो। एट द सेम टाइम मेरा जो वेटेज सेकंड होना चाहिए ना, सेकेंड वेटेज मेरे लिए सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर क्या बॉटनी 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड का, तो हम देख लेते हैं। ये आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस जो होते हैं तो 45 क्वेश्चंस में एवरेजली यहाँ पे 45 का अगर हम हाफ लेते हो ना, ऑलमोस्ट ये देखो 24 या 23 क्वेश्चंस होते हैं। श्योर, तो ये भी 23 क्वेश्चंस यहीं पे आता है। तो इसका मतलब ये तय होता है कि दोनों स्टैंडर्ड की बॉटनी उतना ही इंपॉर्टेंस पॉइंट रखती है जो इक्वलिटी इन मार्क्स होते हैं, इक्वलिटी इन इक्वेशंस होते हैं। तो ये अपने मन से पूरा एक जो भी हो सकता है ना डाउट कि नहीं सर 11th की स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंस होगी, 11th की स्टैंडर्ड के बॉटनी को ज्यादा मार्क्स होंगे, तो बिल्कुल नहीं है। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी हमारे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा। सेल स्ट्रक्चर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में हम दूसरा ज्यादा वेटेज देंगे। चलो हम मूव करते हैं। यहाँ पे बॉटनी है 12th स्टैंडर्ड की बॉटनी है, उसको अगर हम अच्छी तरह से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो कितने यूनिट आते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे यूनिट नंबर 6 रिप्रोडक्शन है, यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, यहाँ पे यूनिट नंबर 9 बायोटेक्नोलॉजी है, यूनिट नंबर 10 इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है। आपको फाइंड करना है सर एक मिसिंग यूनिट है, कौन सा मिसिंग यूनिट है। यूनिट नंबर 8 टोटली मिसिंग आउट है। तो ये पूरे मिसिंग यूनिट को अगर मैं छोड़ देता हूं ना तो मेरा भरोसा इस चैप्टर पे होना चाहिए, इस यूनिट पे होना चाहिए। उसके अंदर जो भी चैप्टर्स आते हैं ना जेनेटिक और इवोल्यूशन के साथ होना चाहिए।
और उसके ही डिपेंड अपॉन जो सेक्शन, जो यूनिट इंपॉर्टेंस है, वो मेरे लिए बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है। यस, तो साइमल्टेनियसली आई कांट फॉरगेट, डेफिनेटली my attention should not be go away from this way or this unit, जिसे हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ ये दोनों चार्ट, यहाँ हमने एनालिसिस किया है 11th स्टैंडर्ड की बॉटनी का, हम एनालिसिस किया है 12th स्टैंडर्ड की बॉटनी का। तो हमें पूरे 2 चैप्टर या 3 चैप्टर हमारे लिस्ट में आते हैं जिनकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए अगर बॉटनी का हम क्रैक करना चाहते हैं, बॉटनी का अगर हम टारगेट करना चाहते हैं। तो हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंस होगा? प्लांट फिजियोलॉजी। तो आज ही जरा प्लांट फिजियोलॉजी ओपन करो, देख लो क्या क्या उसमें सेक्शंस आते हैं। दूसरा मेरा इंपॉर्टेंस कौन सा होना चाहिए? दूसरा इंपॉर्टेंस मुझे जेनेटिक्स और इवोल्यूशंस में होना चाहिए, जहाँ पे इनहेरिटेंस और वेरिएशंस आते हैं। और तीसरा मेरा इंपॉर्टेंस कौन सा होना चाहिए? इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। तो अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा रिवीजन, सबसे ज्यादा नोट्स, सबसे ज्यादा टेबल्स और सबसे ज्यादा चार्ट या किसी कलर डायग्राम्स अगर बॉटनी में निकालनी है तो ये 3 चैप्टर्स हो गए। बस मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। एक होगा प्लांट फिजियोलॉजी, दूसरा होगा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, और थर्ड जो होगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है आपने उसे नोट डाउन भी किया होगा। चलो नेक्स्ट हम 1 चैप्टर और उस चैप्टर के अंदर क्या क्या सेक्शंस होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं हम देखने वाले हैं। तो ये आता है क्लास 11 का। यहाँ पे यूनिट नंबर 1 है। इस यूनिट नंबर का 1 का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो यहाँ डाइवर्सिटी इन लिविंग द वर्ल्ड में जो फर्स्ट चैप्टर्स होता है द लिविंग वर्ल्ड, तो कुछ सेक्शन हम बॉटनी के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं या जूलॉजी के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं। अगर या इस चैप्टर में कोई एग्जैक्टली डिमार्केशन तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ, लेकिन कुछ पॉइंट है लाइक हर्बेरिया, द बॉटनिकल गार्डन्स एंड टैक्सोनॉमिकल टूल्स जो मेंशंस किए। बायोडाइवर्सिटी से डिफरेंटली हमारे लिए सेपरेट यूनिटी है, तो उसके ऊपर ज्यादा तो ध्यान देना ही है। नेक्स्ट कुछ बायोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आते हैं। लिनाइस के बारे में लिखा हुआ है, उसकी मेथड लिखी हुई है, आईसीबीएन के बारे में लिखा हुआ है। तो दिस चैप्टर बॉटनी और जूलॉजी के सेक्शन में मेंशंस किए, लेकिन आपको चूज करना पड़ेगा किस तरह से हम काम करते हैं। तो ये एक आइडियल मेथड होती है नीट बायोलॉजी को क्रैक करने की, कि अगर दोनों स्टैंडर्ड में हम बॉटनी को सेपरेट करते हैं, जूलॉजी को सेपरेट करते हैं ना, तो इट बिकम्स एक मजा आ जाती है। बॉटनी में एक सीक्वेंस होता है, जूलॉजी में अपनी एक सीक्वेंस होती है। तो सभी लोगों से मेरी दरख्वास्त होगी, अगर आप नीट को एक टारगेट करना चाहते हो, उसकी बॉटनी का टारगेट करना चाहते हो, जस्ट एक्सट्रैक्ट आउट द पॉइंट फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड्स एंड द 12th स्टैंडर्ड कि यहाँ बॉटनी के लिए कौन कौन से बुक्स, कौन कौन से टारगेट पॉइंट है, तो आप यहीं भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार लिख लो तो हमेशा आपको जरूर याद रहेगा। नेक्स्ट यूनिटी, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, यूनिट तो वही है, लेकिन हमारे लिए अगर हम डायग्राम देखते हैं ना, तो हमारे लिए आता है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में अलगी से स्टार्ट होता है, ब्रायोफाइटा से स्टार्ट होता है, टेरिडोफाइट आता है, जिम्नोस्पर्म आता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये भाई है जिसे हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी देखना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल इसी सेक्शंस में आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल अगर आप बाकी रेफरेंस बुक रेफर करते हो ना, बाकी रेफरेंस बुक में जो जो एग्जाम्पल दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपका ध्यान एनसीईआरटी की बुक्स में 11th स्टैंडर्ड में जो एग्जाम्पल दिए प्लांट किंगडम में, उसी के ऊपर ज्यादा होना चाहिए। जस्ट टेक और जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट, एग्जाम्पल हमें एनसीईआरटी बुक से ही देंगे। चलो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में नेक्स्ट पार्ट तो खत्म होता है। हम यूनिट 2 की ओर मूव करें, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन प्लांट्स। एक्चुअली इस यूनिट का अगर अच्छी तरह से आप नाम देखते हो ना, ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। तो हमें प्लांट देखना है, तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, एक फ्लावरिंग पार्ट आता है, उसकी मॉर्फोलॉजी हम देखेंगे। इजीएस्ट टॉपिक है, डेफिनेटली ये इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ पॉइंट है क्या एमसीक्यू के लिए, एक हम कहेंगे नंबर ऑफ चॉइसेस एंड नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं इसी चैप्टर में, तो इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। नेक्स्ट आता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी हम रूट से स्टार्ट करेंगे, स्टेम से लीफ आएगा, हाँ इन्फ्लोरेसेंस भी आएगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो थोड़ा कुछ पार्ट है जहां हमें ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ता है, एनाटॉमी फ्लावर, फ्रूट और सीड के ऊपर,
डायग्राम्स होगी, डायग्राम कलर डायग्राम्स होगी, जहाँ पे आप स्टडी करते हो उसके ऊपर अगर नाम लीजिए तो एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अ नोट्स व्हाइल स्टडिंग इवन फॉर दी सम मोमेंट मे बी 1 डे और 2 डे, या आपके नोट्स डायग्राम के साथ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट अच्छी तरह से समझ लेते हो ना तो इजीली बन जाता है। तो नेक्स्ट आता है कि सेल स्ट्रक्चर, यूनिट नंबर 3 है, फंक्शंस है। ये भी बंदा ना बॉटनी में भी होता है लेकिन जूलॉजी में होता है। तो सेल यहाँ पे कंपैरेटिवली चैप्टर्स में आपको क्लियरली मेंशंस किया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल और द प्लांट सेल। एट द सेम टाइम उसके जो कंपोनेंट है लाइसोसोम किस में है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स की क्या साइज है, व्हाट अबाउट द वैक्यूल्स, व्हाट अबाउट द साइटोस्केलेटन, व्हाट अबाउट द सेंट्रोज। तो ये हमें डेफिनेटली डिफाइन करना है। इस चैप्टर को हम टोटली सेपरेट नहीं कर सकते कि नहीं ये बॉटनी का सेपरेशन मुझे चाहिए, जूलॉजी का सेपरेशन नहीं मुझे चाहिए। We have to study the some chapters according to their requirement also. तो ये भी चैप्टर्स आपको कंबाइन स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन बॉटनी के लिए जो पॉइंट आप अलग कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जरूर इस यूनिट से और इस यूनिट का जो चैप्टर नंबर 8 है सेल एंड द यूनिट लाइफ, उससे आपको जरूर करना पड़ेगा। चलो हम मूव करते हैं 11 का ही है, यूनिट नंबर 3 है, सेल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस है, लेकिन यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आते हैं। बायोमोलिक्यूल की बात आती है तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, ये तो जूलॉजी का भी पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन जो आता है मोस्टली हमारे लिए एनिमल से आता है। तो ये भी वी कैन बी स्टडीड कंबाइंड सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस। यस, वी कैन क्लासिफाई दी चैप्टर्स इन बॉटनी सेक्शन, बट कांट फॉरगेट maybe some questions will be from the zoology from these chapters also. तो ये 11 का सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस आता है। नेक्स्ट पार्ट बॉटनी के लिए आता है प्लांट फिजियोलॉजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। इस प्लांट फिजियोलॉजी से हमारी शुरुआत ही होती है ट्रांसपोर्टेशन से, या ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग फिनोमिना है, लाइक ऑस्मोसिस है, प्लाज्मोलिसिस है, या एब्सॉर्प्शन है, नंबर ऑफ उनके टाइप्स है, एनोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जाइलम, फ्लोएम, ये बेसिक तो टाइप भी दिए हुए मेंशंस, लेकिन एक्चुअली हाउ दे वर्क आउट, मास प्रो हाइपोथेसिस किस तरह से होता है, यही पॉइंट आपको हर एक यूनिट के अंदर ही पढ़ना चाहिए। चलो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमने ट्रांसपोर्टेशन का सिलेबस देख लिया। बाद में आता है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में माइक्रो भी देखेंगे, माइक्रो एसेंशियल कौन से, यहाँ पे माइक्रो कौन से, हर एक मिनरल का रोल्स क्या होता है, अगर इसकी डिफिशिएंसी होती है तो क्या होता है, इन विच केस वेयर देयर इज मिनरल टॉक्सिसिटी, या हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, मे बी नाइट्रोजन साइकिल्स है हमारे लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशंस है। तो दिस पॉइंट प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। प्लांट फिजियोलॉजी अभी वर्कआउट कर रही है। प्लांट फिजियोलॉजी में नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस we have to deal with the C3, C4 pathway at the same time, which are the factors are affecting. We're going to study about the non-cycling photophosphorylasis. तो उसके लिए पूरी रिएक्शन, सेल साइकिल 2 बार लिखना, 3 बार लिखना, उसको डायग्राम बनाना, उसकी फ्लो डायग्राम बनना, उसके लिए इनपुट क्या होता है, उसके लिए आउटपुट क्या होता है। Whenever there is a necessary reactions, वो रिएक्शन को भी अपने पर्सनल नोट्स में अंडरस्टैंड करना प्लांट फिजियोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। चलो प्लांट फिजियोलॉजी वर्कआउट कर रहा है अभी भी। और प्लांट फिजियोलॉजी नेक्स्ट आता है रेस्पिरेशंस। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है, फर्मेंटेशन है, एरोबिक में क्या फर्क होता है, अनएरोबिक में क्या फर्क होता है, यस माइक्रोब्स हम देखने वाले, दो ये समवॉट एक्सटेंड हमें जूलॉजी का पार्ट लग सकता है, बट वी कैन स्टडी इन द under the headlines of the botany. So TCA cycle है, electron transport systems है, at the same time we're going to see the some amphibiolic pathways also. तो ये आता है respiration in plant. So next plant physiology का part होता है growth and development, number of hormones हमारे पास है, यहाँ मेंशंस क्या है, ऑक्सीन्स है, यहाँ पे एब्सिसिक एसिड्स होगा, इथेलिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, जिबरलिन होगा। at the same time उसको टर्म है, उस टर्म को समझना, उसके एग्जाम्पल हमारे पास जरूर होनी चाहिए। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फोटोपिरिडिज्म का मतलब क्या होता है, इवन द वेरी माइन्यूट टर्म्स वी डिटेल वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट नंबर ऑफ द एग्जांपल वी कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। इस चैप्टर्स में एनसीईआरटी
books में somewhat extent they tried their best way to explain very easily, but we need some extra reference books. Next आता है जो हमारे लिए आता है क्लास 12 हम स्टार्ट करते हैं. क्लास 12 में रिप्रोडक्शन आता है. ये रिप्रोडक्शन हमें लगता है ओनली एनिमल में होता है, लेकिन ये चैप्टर में कुछ सेक्शंस है, लाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट होता है या वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स होता है. तो कुछ सेक्शन है, कुछ चुनिंदा पार्ट है. वी हैव टू बी द कवर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ये जो चैप्टर्स होता है यूनिट नंबर 5 में उसे हमें कवर करना है. यूनिट नंबर 5 नहीं, यूनिट नंबर 6 है. चलो नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन इसी यूनिट में हमारे लिए फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन, उसमें एंजियोस्पर्म के लिए पार्थेनोक्रॉपी या पॉलीएम्ब्रोइनी, एट द सेम टाइम सीड और फ्रूट फॉर्मेशन, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन किस तरह से होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हमें अच्छी तरह से करना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है यस प्लांट फिजियोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा जेनेटिक्स और इवोल्यूशंस. यहाँ पे आपको पेडिग्री आएगा, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस के ऊपर, हमारे डीएनए आरएनए. तो ये एनिमल में भी आता है, जूलॉजी में आता है. लेकिन अगर दोनों का बेसिक अगर हम पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं तो वी कैन बी यूज द जनरल नॉलेज इन बॉटनी एंड जूलॉजी आल्सो. यू कैन स्टडी द चैप्टर इन बॉटनी आल्सो, जूलॉजी आल्सो, देयर इज नो इशू. लेकिन ये प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट. ज्यादा से ज्यादा मार्क्स प्लांट फिजियोलॉजी के बाद ये जेनेटिक्स और इवोल्यूशन दे देता है. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर को हमें करना चाहिए. नेक्स्ट आता है बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर. यही भी लगता है यार ह्यूमन वेलफेयर तो जूलॉजी में आना चाहिए ना. यस डेफिनेटली जूलॉजी में आना चाहिए, लेकिन इसी चैप्टर्स में जो स्ट्रेटेजी फॉर द इनहैंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन है उसमें एक पीटीसी हम प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं, और समवॉट एक्सटेंड सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ. अगर अच्छी तरह से मेंशन किया हुआ वी हैव टू वर्क आउट. बायोफोर्टिफिकेशन फूड आज मार्केट में बहुत तादाद में अवेलेबल है, तो उसके ऊपर भी हमें काम करना चाहिए. ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट आता है बायोटेक्नोलॉजी और इस एप्लीकेशन. ये भी हम दोनों जो मींस बॉटनी में जूलॉजी में कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लियरली हमारे सिलेबस में बीटी कॉटन के ऊपर मेंशन किया. कुछ इश्यूज है लाइक बायोसेफ्टी इश्यूज है, बायोपायरेसी इश्यूज है, पेटेंट इश्यूज है. Yeah, we can be use this in zoology sections also, botany sections also. लेकिन application बायोटेक्नोलॉजी इसका application जो एग्रीकल्चर में आता है तो we can be classified into our botany sections also. तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंस होता है कि ये सेक्शंस बॉटनी में आता है, ये सेक्शन जूलॉजी में आता है. एक बार हर यूनिट के अंदर चैप्टर्स को अच्छी तरह से हम पढ़ लेते हैं. एक बार दो बार पढ़ लो और आप ही उसको डिवीजन कर लो. तो अगर एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस आता है ना तो आपके अलग अलग नोट्स होंगे, आपके चार्ट अलग अलग होंगे, वो बॉटनी सेक्शंस में होंगे. तो बॉटनी पढ़ने में एक सीक्वेंस आ जाता है, इसीलिए बॉटनी और जूलॉजी उनके सिलेबस को अलग अलग समझना इंपॉर्टेंस होता है. तो नीट बॉटनी को टारगेट करने के लिए उसका सिलेबस को आपको एक्सट्रैक्ट करना ये एसेंशियल बात होती है. ऑलरेडी मैंने तो सिलेबस एक्सट्रैक्ट करके दिया हुआ है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे भी अलग से सिलेबस एक्सट्रैक्ट करना, तो इवन ऑन योर बेसिस यू कैन आल्सो डू द एक्सट्रैक्शन. नेक्स्ट आता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट. बहुत इंपॉर्टेंस, प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नॉट ओनली द नीट biology exams or NEET exam also, even all the competitive exams also. Ecosystems, यहाँ पे कुछ लॉजिक या कुछ सिस्टम्स या कुछ चाइनल सीक्वेंस यहीं पे वर्कआउट नहीं करती. वी हैव टू स्टडी द ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द पोल्यूशन एंगल, अकॉर्डिंग टू द इट्स कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू द पिरामिड्स एंड द बायोमास. तो इस तरह से ये चैप्टर्स कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन थोड़ा वॉस्ट भी होता है. नेक्स्ट आता है इकोलॉजी और एनवायरनमेंट. इकोलॉजी और एनवायरनमेंट्स में हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंस क्या है, कंजर्वेशन से, इंडिजिनस ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होता है, यस नेशनल पार्क्स क्या होते हैं. तो ये अवेयरनेस करता है. कुछ नेशनल या इंटरनेशनल जो भी ट्रीटी होते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चंस इसमें पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आता है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट यूनिट है, लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज है, ओजोन लेयर के डिप्लीशंस है, डिफॉरेस्टेशन है,
एट द सेम टाइम रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट करना है, एग्रोकेमिकल्स है, फर्टिलाइजर के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एवरीथिंग विल गोइंग टू बी स्टडी। तो ये हम अगर उसमें बॉटनी के लिए सोचते हैं या बॉटनी के अंदर उसको स्टडी करना चाहते तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चाहते तो वी कैन बी एक्सट्रैक्ट इन आवर जूलॉजी सेक्शन आल्सो। लेकिन यहाँ अगर बॉटनी में हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना तो बॉटनी का जो अप्लाइड पार्ट होता है ना वो इजीली अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट नीट बॉटनी थ्रू इट्स सिलेबस, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट लिसन एंड जस्ट नोट डाउन द सिलेबस। सिलेबस तो आपको हर एक बुक में मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन ये वीडियो का मेन मकसद था जब तक अपने हाथों से आप बॉटनी का सिलेबस नीट बायोलॉजी से एक्सट्रैक्ट नहीं करते तब तक आपको मोटिवेशन करने में, बायोलॉजी समझने में डेफिनेटली दिक्कत हो सकती है। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो ना तो अपने आप को भी मिल जाएगा, हाँ मुझे ये चैप्टर करना है, वर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मुझे कब करना है, किस चैप्टर के बाद करना है। या हम 11th की स्टडी नहीं कर रहे, 12th की स्टडी नहीं कर रहे, वी हैव टू स्टडी द बॉटनी बाय एक्सट्रैक्टिंग इन एनसीईआरटी 11th बुक एज वेल एज 12th बुक। इसलिए सिंपल हेडलाइन आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। नीट बॉटनी को अगर आपको टारगेट करना है तो उसके सिलेबस को एक्सट्रैक्ट करो। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our prime and pride motivator.